32 × 2 = 64 तो आ गया, बट हमें सी चाहिए ना, जो भुजा पूछी गई है। भुजा कितनी आएगी? सी का मान निकाल के बताओ कितना आएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है मैंने। हम्म। मनीष हो आप क्लास में? हर्ष आप हो क्लास में? मुदित? बच्चों यहाँ इसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। यस, वेरी गुड। C = तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 64 - 20। अब 64 में से आपको बस 20 को माइनस कर देना है। इनको माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो ये जो भुजा हमसे पूछी गई है, दूसरी समांतर भुजा, ये कितनी आ गई? 44 मीटर आ जाएगी। समझे? अब फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। और क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? और क्या पढ़ा था मैम? समलंब। समलंबी के बारे में तो अभी हमने, हाँ, समलंब के बारे में तो अभी हमने होमवर्क में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल भी पढ़ा था, जिसमें हम क्या, यस जटिल मैम। आकृतियां क्या होती थी, अगर मान लो कोई दो सरल आकृतियां हैं, उनको मिलाकर अगर हम एक कोई आकृति बना रहे हैं तो उसे हम जटिल आकृति कहते थे। अब जल्दी से बताओ, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 50 मीटर स्क्वायर है, तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस पूरी आकृति का एरिया कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे। मैडम 104। कितना? 114। 100? सही से कैलकुलेट करो बेटा। 114 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे। यस, 104 नहीं, 114 मीटर स्क्वायर। यही आएगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए? क्वेश्चन दे दूं एक? यस मैम। चलो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे इसका आंसर देंगे। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। म्यूट पे रखो अपने आप को जिसने अनम्यूट किया हुआ है। 2 मिनट का टाइम दूंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। एक हिंट भी दे रही हूँ, अगर आप ये देखोगे सबसे ऊपर वाला, ये एक समकोण त्रिभुज है। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, बाकी भी करो। इसमें आपको पहले आकृतियों को बांटना है, उसके बाद आपने देखना है आप उनका एरिया कैसे निकाल सकते हो, और फिर उन्हें जोड़ देना है सबको, एक एक करके। एक एक वैसे पहले ऐसे कर लो, पहली आकृति का निकाल लिया, दूसरी आकृति का निकाल लिया। किसी ने कर लिया है तो दिखा सकता है बैक कैमरा करके अपना, किसी बच्चे ने अगर कर लिया है तो। हाँ जी, किसी ने नहीं किया?
चलो जल्दी से, बस 1 मिनट और इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो 15 सेकेंड्स और, उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी। अच्छा, मैं रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ पोल सेक्शन में ना, आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो। और जब चार्ट सेक्शन में खोलूंगी तो सबसे पहला जवाब सबने पता है क्या देना है, सबने बताना है मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सब बच्चे चार्ट में ये लिखेंगे जब भी मैं चार्ट बॉक्स को खोलूंगी। चलो सबसे पहले बताओ, ऑप्शन ए को सिर्फ एक बच्चे ने, ऑप्शन ए सिर्फ एक बच्चे ने चुना है, किसने किया है ऑप्शन ए आंसर? चलो चार्ट बॉक्स मैंने खोल दिया, मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे लिखेंगे पहले जो चीज पूछी जा रही है। और कोई? आदित्य आपका ऑप्शन ए था, आपका कौन सा आंसर था? कौन सा मैम आंसर हमारा था? ऑप्शन ए नहीं था। अच्छा चलो देख लेते हैं अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? आदित्य ने बोला 1/2 इंटू बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई, जिसे हम x से दिखाते हैं। अब सबसे पहले वाली जो शेप है, अगर मैं यहाँ से कलर करती चलूं, यहाँ पर आप टोटल तीन आकृतियां दिखा सकते हो। पहली वाली ये, पहली ये हो गई, दूसरा एक आयत हो गया यहाँ पर, ठीक है, और तीसरे वाला, चलो ग्रीन कलर से कर देते हैं, मुझे एक वर्ग लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कलर वाइज पूछती हूँ आपसे। जो रेड कलर वाला है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से क्षेत्रफल बताते चलो सब। जो यहाँ पर रेड वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला आदित्य ने लिख दिया है। 14। 14 कैसे होगा बेटा? 14 कैसे होगा? आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा आधार, आधार गुणा ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार यही तो है, इतना कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो लंब है वही इसकी ऊंचाई होगी। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, बिल्कुल ठीक जवाब, 6 मीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई पहली वाली आकृति का। इतने चलो दूसरी वाली आकृति, सॉरी ब्लू वाली एरिया, ब्लू वाला जो ब्लू वाली जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालो। ब्लू वाली का तो बहुत ही आसान है, क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो लंबाई है ये 3 + 3, 6 सेंटीमीटर, 4 + 2 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, एक आयत है ये, और आयत का क्षेत्रफल हम लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। तो यहाँ से लंबाई 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लंबाई मान लो, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो 30 आएगा, 36 आएगा। एक बार फिर से सोचो नितिन। और कोई क्या आना चाहिए? और आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो चैट बॉक्स में, कोई भी नहीं जवाब दे रहा है। 30 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी तरह ग्रीन वाली का बताओ कितना एरिया आएगा, ग्रीन वाली का आप लोग खुद बताओगे, जल्दी से बताओ। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो आप लोग चैट बॉक्स में। सॉरी यहाँ पर मीटर नहीं सेंटीमीटर आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, यस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा की ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, भुजा गुणा भुजा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, किसका किसने किया था ऑप्शन ए, अब बताओ।
मैम मैंने। किसने? नाम बताओ अपना। नितिन। नि- अच्छा, नितिन ऐसे ही किया था। यस मैम। चलो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। बाकी बच्चे कहाँ गड़बड़ कर रहे थे ये बताओ। आदित्य, आपकी कहाँ गड़बड़ हुई है? मैम वहाँ पे 6 लेना था, हमने 3 ले लिया। अच्छा, तो ये गलतियां नहीं करनी। कितना आसान क्वेश्चन था और देखो कितनी छोटी मिस्टेक से आपका ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? आगे बढ़े फिर। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इसका हमारा सही वाला ऑप्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब आगे पढ़ेंगे हम सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल, है ना। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूं, ये एक त्रिभुज है, सर्वांग तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, याद है आप लोगों को? पिछली क्लासेस में सर्वांग समता पढ़ के आ चुके हैं। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? किस किस बच्चे को याद है सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? अगर याद है तो बताओ, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? कैसे हाँ पता मैम। चला? क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं। और एक सबसे आसान तरीका क्या होता है जिससे समझते हैं, अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख देंगे तो पहला वाला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक देगा, है ना। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो एक बार मैं सर्वांग समता को पहले रिवाइज करा देती हूँ। तो किन्हीं दो वस्तुओं का अगर आकार और आकृति समान होती है तो वे दोनों वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं। हम पढ़ के आ चुके हैं ना ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। जैसे ये दो पेंसिल है, अगर इनकी लंबाई और ये बिल्कुल शेप इनका सब कुछ सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम आकृतियां हो जाएंगी। जैसे कि बट यहाँ पर देखेंगे, हमने और एग्जांपल्स भी लिए थे। ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है दोनों टेबल, बट दोनों का आकार और आकार सेम है, आकृति अलग अलग है। सॉरी, आकृति सेम है, आकार इनका अलग अलग है, ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे एक चेयर बना हुआ है। चेयर दिखने में एक जैसी है लेकिन इन दोनों का साइज अलग अलग है, तो ये दोनों भी सर्वांग सम नहीं होंगी। तो आकार और आकृति अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये आकृतियां सर्वांगसम है। जैसे हमने एक किसका एग्जाम्पल लिया था? हाथों का एग्जाम्पल लिया था। एक हाथ दूसरे हाथ का सर्वांगसम होता है। क्यों? क्योंकि एक हाथ को दूसरे हाथ के पीछे रखने पर दूसरा हाथ बिल्कुल नजर नहीं आता है। उपेंद्र की तरफ सुने। है ना। और इसी तरह तल पर बनी हुई आकृतियों के बारे में पढ़ा था। अगर दो आकृतियों का आकार समान है तो वे दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। जैसे यहाँ पर अभी अभी हमने ये ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया। अगर मैं एक आयत बना लूं इसी तरह, मान लो एक आयत ये बना लिया और एक आयत ये बना लिया। अब आप लोग बताना ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है। ये आयत है दोनों, बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? यस, सर्वांगसम है ना। तो हमने फिर हम एक चीज और पढ़ते हैं। अब इनके क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। जो सर्वांगसम वैसे ये हम पिछली क्लास में जब पिछले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ के भी आ रहे थे, जब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वैसे ही अगर कोई भी सर्वांगसम आकृति होगी तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है ना। देखोगे ना आप, क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी चीज एक तल के ऊपर जितना स्थान घेर रही है। अब जैसे ये दोनों ही हाथ हैं, ये दोनों हाथ क्या है? सर्वांगसम है। अब ये हाथ जितना स्थान घेरेगा, मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे ये हाथ जितना स्थान घेरेगा उतना ही स्थान ये वाला हाथ घेरेगा, है ना। दोनों हाथ बराबर स्थान घेरेंगे क्योंकि दोनों सर्वांगसम है ना। दोनों का आकार आकृति बिल्कुल बराबर है तो वो दोनों जगह भी एक सी घेरेंगे। जैसे हमने चेयर का एग्जाम्पल लिया था, वो दोनों सर्वांगसम नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके साइज अलग अलग थे। अगर उन दोनों चेयर के साइज में एक साथ कर दूं, जैसे डाइनिंग टेबल पे आप देखते हैं 6 कुर्सियां होती हैं, 6 की 6 एक जैसी दिखने वाली होती है, वो 6 की 6 एक रूम में बराबर बराबर क्षेत्रफल घेरती है। तो जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है।
अब यहाँ पर आपके सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं, पहले बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है? सभी बच्चे, ये दोनों सर्वांगसम है, बिल्कुल है ना? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम देखें, ये भुजा और ये भुजा यहाँ बराबर दी गई है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर मान लो इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, तो तीसरी वाली हमें पता है 5 होती है। यहाँ पे भी आप इसी तरह देख सकते हो, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, है ना? तो हमें पता है कि ये क्या है, सर्वांगसम है। अब मुझे बताओ, ग्रीन वाली और ब्लू वाली का एरिया कितना कितना है? दोनों का एरिया निकालो और बताओ कितना कितना आएगा। देखो निकाल कर, सेम है या नहीं है, आप लोग ही निकाल कर बताओगे। इतना टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में एरिया? बेटा 16 कैसे आएगा? मनीष कैसे किया 16? अब देखो, कहने की बात है ये दोनों आकृतियां, ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। बस मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि इनका एरिया निकाल के दिखाओ। मनीष आप अलग ही उस पे चले गए, 20 कैसे आ गया? आधार बताओ कितना लोगे, ऊंचाई बताओ कितनी लोगे। आदित्य नोटबुक बंद करो अभी। हम्म मनीष चलो आप बताओ आधार कितना लोगे। ये आधार छोड़ो, ऊंचाई बताओ कितने सेंटीमीटर है। क्या कर रहे हो आप लोग? इतना तो आसान है, आधार ये रहा, ऊंचाई ये रही। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, कितना आना चाहिए? यस मनीष बिल्कुल करेक्ट, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेंगे। तो अब सॉल्व करो जरा इन्हें, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 15 आएगा? 12। हाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझे बात को? किस एरिया क्यों नहीं निकाल पा रहे हो आप? एरिया निकालना कितना मुश्किल है, क्षेत्रफल निकालना कितना मुश्किल है, तो कैलकुलेशन ही सही से नहीं कर रहे हो आप लोग। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और दोनों का ही 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ से आप देखोगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो इन दोनों का एरिया भी बराबर है। त्रिभुज एबीसी का एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज पीक्यूआर का एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो सर्वांगसम आकृतियां होंगी उनके एरिया हमेशा बराबर होंगे। समझ में आ गई ये बात? ओके चलो, अब एक चीज और मैं आपसे पूछती हूँ, यहीं पे पूछ लेती हूँ पहले। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना? यहाँ पर मैंने एक आयत बनाया है, इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं और जो ये आयत है ये सर्वांगसम है? जल्दी से बताओ, क्या ये सर्वांगसम नहीं। है? क्यों नहीं है? नहीं होंगी ना, क्योंकि ये तो लाइन का आकार सेम है, लाइन की आकृति सेम है। बस वही चीज है कि जो समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां होंगी वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस आयत का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। ये दोनों सर्वांगसम, देखो यहाँ पर ना ये वाला निशान है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। समझ गए बात को?
और आप यहाँ से एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सर्वांग है? अब बताओ सही, अब मैं देखती हूँ आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाए हो। इस वाले त्रिभुज का एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या ये दोनों सर्वांग है? नहीं है। नहीं। किसी भी तरह से अगर हम देखें, हमें पता है इसकी तीसरी वाली भुजा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना? इस तरह से होगा, इसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट अगर हम देखें यहाँ पर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये सर्वांग नहीं है, पर इनके एरिया बराबर है। तो हमने क्या समराइज किया, हमने क्या पढ़ा? कि जो सर्वांग आकृतियां होंगी उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, पर जिन आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होगा जरूरी नहीं है वो सर्वांग हो, वो कॉन्ग्रुएंट हो। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन दे दूं फिर एक करने के लिए? चलो फिर एक क्वेश्चन आसान सा करके दिखाओ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का काम भी नहीं है इसमें तो कुछ। देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। चलो 30 सेकेंड्स का टाइम और। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो कुछ एक बच्चे रह गए हैं अभी भी जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करो। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 22, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है, और पोल को मैं बंद कर रही हूँ और वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स को मैं खोल रही हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ कि कैसे पता चला, कैसे पता चला? ऑप्शन बी आंसर है। कैसे पता चला? सभी ने ऑप्शन बी किया है, बट कैसे पता चला आपको? क्योंकि मैम हाँ पहला हाँ, वही मैं पहला पूछ रही हूँ, त्रिभुज में जो है सर्वांग वो कौन से उससे हाँ, कैसे पता चला कि ये मैम दोनों मैंने सर्वांग? दोनों को ऐड बेटा ऐड क्यों होंगे? मैम ये सर्वांगसम है। हम्म, मैम सर्वांग सर्वांगसम है। होने के कारण। यस त्रिभुज मैम। एबीसी सर्वांग होगा कौन से त्रिभुज के, ये बताओ? पी क्यू आर। PQR। पीक्यूआर, पक्का? पक्का पीक्यूआर? भूल गए नाम कैसे लिखते थे? नो मैम। हाँ त्रिभुज सोचो पी जल्दी क्यू से आर। और बताओ। चलो त्रिभुज पीक्यूआर अगर आप बोल रहे मैम हो तो पी आर त्रिभुज क्या? पीक्यूआर में लिख। यस, पी आर क्यू लिख कर देखो, पी आर क्यू। अब अगर आप देखोगे बीसी, बीसी 3 सेंटीमीटर है, और पी आर, पी आर नहीं, अभी भी नाम सही नहीं है। यहाँ पर देख लो ना, सी त्रिभुज पर 70 पी क्यू डिग्री है, आर आएगा। आर पी क्यू आएगा क्योंकि सी पर 70 डिग्री है, क्यू 70 डिग्री है। देखो हम कैसे लिखते थे नाम, आपको जो जो भुजाएं पता है, अगर आपको एसी पता है, एसी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो एसी और पी क्यू और सी और क्यू। अब यहाँ पर बचता है आर, आर कहाँ आना चाहिए? आर इधर सबसे पहले आएगा, और एक मिनट रुको, या तो आप इसे ए सी बी कर लो और यहाँ से कर लो पी आर क्यू।
ये त्रिभुज एबीसी ही रखते हैं नाम, तो ए बी सी। तो एबी भुजा कौन सी है जो अभी हमें नहीं पता, यहाँ पर वो कौन सी भुजा है, वो भुजा है यहाँ पर आर, पी आर। अब यहाँ पर ए बी के बाद कौन सी है, 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर के बाद 3 सेंटीमीटर वाली भुजा ले लो, तो यहाँ से आपके पास नाम क्या आ जाएगा, पी आर। अब आप जरा देखो, ए बी हमें नहीं पता, बीसी 3 सेंटीमीटर है, तो आर क्यू भी 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ए सी 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, और सी 70 डिग्री है, ये सी 70 डिग्री दिया गया। अब सारी चीजें बराबर आ रही है ना नाम के हिसाब से। हाँ, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। और कौन से वाले उससे कौन से नियम से, एस ए एस से, वेरी गुड, एस ए एस, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, वेरी गुड। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। यस, साइड एंगल साइड से, वेरी गुड, सभी को याद है। अच्छा, पिछली क्लास आप लोगों की करण सर ने ली थी ना? यस मैम। हाँ, बहुत तारीफ हुई है आपकी बैच की कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हो और जल्दी जल्दी सारा कवर भी कर लिया था। काफी तारीफ करी आपके बैच की उन्होंने। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पीक्यूआर का आधार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों सर्वांगसम है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो आपको पता है कि इनके क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए, तो मतलब आपको पीक्यूआर का क्षेत्रफल भी दिया गया है, आपको ऊंचाई दी गई है, आपको आधार निकालना है बस। थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। हम्म, पी क्यू आर का एरिया आपको पता है, क्षेत्रफल आपको पता है, ऊंचाई भी आपको पता है, आपको आधार निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। शाबाश, चलो 1 मिनट का टाइम और इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको। अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किसी ने किया नोटबुक पर? वेरी गुड आदित्य। और किसी ने किया है? चलो मैं रिजल्ट्स दिखा रही हूँ और चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। तो त्रिभुज का अब हमें ये चीज तो हमें पता चल गई कि पी क्यू आर का भी एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम है, तो इन दोनों के एरिया भी बराबर होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज
पी क्यू आर के क्षेत्रफल के। तो कितना हो जाएगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार। पी क्यू आर में आधार क्या है, क्यू आर, ऊंचाई क्या है, पी एस। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर आ जाएगा, 28 के बराबर आ जाएगा। अब 1/2 इंटू क्यू आर हमें नहीं पता, पी एस हमें पता है 7 है, ये बराबर आ गया 28 के, है ना। अब वैसे तो या तो आप डायरेक्ट भर के देख लो या इसे पूरा सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 7/2 क्यू आर, 7/2 इंटू क्यू आर लिख देती हूँ इसे, 7/2 इंटू क्यू आर बराबर आ जाएगा 28 के, या फिर क्यू आर बराबर आ जाएगा 28 इंटू 2/7। अब हमें पता है 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। समझे कैसे आया, किया वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक था, नहीं मैं देख रही हूँ वहां पर कितने बच्चों ने आंसर किया था, 5 बच्चों ने, सिर्फ 3 बच्चों का ऑप्शन ए था। आठ सेंटीमीटर आएगा, समझ आया कैसे आया, एक और बार समझाऊं, एक और बार यस मैम, समझाऊं, समझ आ गया। एक बार और समझा मैम दूं। मैम हाँ हमने या आधार नहीं, के जगह पे सभी ऑप्शन रख के देख लिए। हाँ ये भी कर सकते हो आप बिल्कुल आधार के। अब ये आपको दिया गया है त्रिभुज, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, उसकी ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी गई थी, आपको आधार निकालना था। सिंपल सी बात है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और वो हमें 28 दिया गया है क्वेश्चन में पहले से। आधार हमें निकालना है, ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 7 दी गई है। तो आप या तो बिल्कुल जैसे आदित्य ने किया है सारे ऑप्शन भर के देख लो, या फिर आप क्या करो, 1/2 को और 7 को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, b गुणा 7/2 बराबर है 28। अब ये इधर अगर 7/2 है तो दूसरी तरफ जाकर ये 2/7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये लंबाई है आदित्य, समझे बात को, यस मैम। सभी बच्चों को समझ आया। यस मैम। कैसे हुआ था ये क्वेश्चन, वेरी गुड, है ना। तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया अभी तक, हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं मैं यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने 2D और 3D आकृतियां पढ़ी, उसके बाद हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, चतुर्भुज के कुछ अवयव भी पढ़े थे हमने, चतुर्भुज का कोण योग ये भी हम पढ़ चुके हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से बताओ। एक क्वाड्रेंट 360। 360 डिग्री होता है, वेरी गुड। हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, समलंब चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ये चीज हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। फिर समांतर चतुर्भुज को हमने 3 तरह से और देखा, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। आयत में क्या होता था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी और समांतर होती थी, चारों कोण 90 डिग्री के होते थे। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती थी, चारों कोण 90 डिग्री के होते थे। और समचतुर्भुज में बस चारों भुजाएं बराबर होती थी, ये जरूरी नहीं था कि चारों कोण भी 90 डिग्री के हों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सबको इस चीज में डिफरेंस पता चल गया ना। यस हाँ। और फिर उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल भी पढ़ा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, क्या फॉर्मूला था, परिमाप निकालने, सॉरी क्षेत्रफल निकालने का। परिमाप तो आसान है, बट एरिया बताओ कैसे निकालोगे। समांतर चतुर्भुज, वेरी गुड, हाँ, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आप उसे लेंथ भी कह सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हमने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा,
अब आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा और उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। समलंब चतुर्भुज का क्या था क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़ बटे 2 मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच की दूरी। फिर उसके बाद हमने सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ा। तो सभी बच्चों को ये सारी चीजें पता है ना? यस मैम। चल फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ये आप पढ़ के आ चुके हो, इससे पहले भी सॉलिड फिगर्स 3D शेप्स के बारे में पढ़ा दिया था। थोड़ा अच्छे से और बताती हूँ, उससे पहले आप लोग मुझे बताओ, इन दोनों में से यहाँ पर मैं 2 आकृतियां बना रही हूँ, एक ब्लू कलर से बना देती हूँ। 3D कौन सा है, ब्लू वाला या रेड वाला? ये ब्लू है मैम ब्लू वाला। मैम ब्लू वाला। वाला 3D है, क्योंकि इसमें केवल आपके पास लंबाई और चौड़ाई है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें हैं, है ना? तो 3D शेप्स क्या होती हैं, जिनकी 3 विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, उन्हें त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर शेप देख सकते हो, इसके पास लंबाई है, इसकी चौड़ाई है ना? इसकी चौड़ाई, इसको ऊंचाई कह दिया और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो इसके पास तीन विमाएं हैं, 3 डायमेंशन है। तो क्या हो गई, ये त्रिविमीय आकृति हो गई। और वो आकृतियां जिन्हें हम नोटबुक पर आसानी से बना भी नहीं सकते। अगर आप देखोगे, ये सिर्फ हमने इसका फ्रंट बनाया, इसका बैक वाला साइड हम नहीं बना पाए। तो जिन आकृतियों को आप आसानी से बना सकते हो अपने नोटबुक पर, उन्हें हम 2D आकृतियां कहेंगे, जबकि ये क्या होंगी, 3D आकृतियां होंगी। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये घनाभ हो गया, घन हो गया जिसे क्यूब कहते हैं, बेलन हो गया और शंकु हो गया। ये सारी कैसी वाली आकृतियां हैं, 3D आकृतियां हैं। अब आप लोग मुझे एग्जाम्पल दो जरा 3D आकृतियों के, अपने आसपास देखकर आप लोग भी एग्जाम्पल्स दो। कूलर। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, चैट बॉक्स में। 4 तो शेप आपके सामने बनी हुई है, अब इन शेप्स को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो दे ही सकते हो। बेड, ओके। अगर हाँ खाली बेड को देखा जाए, वो एक घनाभ वाली शेप में है, बिल्कुल। अलमारी, यस, वेरी गुड। और कोई? ये फोन, फोन कौन सी शेप हो गई? फोन भी हो गया ना, एक घनाभ, बॉक्स, बॉक्स की शेप का हो गया, घनाभ हो गया, यस, वेरी गुड। फ्रिज हो गया, फोन हो गया, टीवी हो गया, वेरी गुड। आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, है ना? आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। बहुत सारी शेप्स हैं ऐसे, है ना? बर्थडे वाली जो कैप होती है, घर का सिलेंडर हो गया, पाइप हो गया, ये सारी कौन सी शेप है, 3D शेप्स हैं। कॉपी, बुक, पेंसिल, इरेजर, कितनी सारी चीजें हैं, ये सब क्या हो गई, त्रिविमीय आकृतियां हो गई, 3D शेप्स हो गई। यहाँ पर भी आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। बॉल, जैसे बॉल के बहुत सारे बच्चों ने पहले एग्जाम्पल्स 2D शेप में दिए थे, वृत्त में होती, लेकिन बॉल क्या होता है, एक 3D शेप होता है। यस, चौक का जो डब्बा होता है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। इससे आपने सभी ने खेला होगा। ये बकेट हो गई, बुक हो गई, बुक के आपने एग्जाम्पल्स दे ही दिए। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सभी बिल्कुल ठीक ठीक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही देखती हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का ठीक जवाब देते हैं।
अभी भी चलो शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ एक आप देख सकते हो जो डी है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। हर सी कैसे होगा? ये तो एक त्रिभुज है ना, ये तो एक त्रिभुज है, आप आसानी से नोटबुक पे बना सकते हो। बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। समझ रहे हो? अब सबसे पहले इनमें से हम जिस शेप के बारे में पढ़ेंगे वो है क्यूबॉइड, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। देखो घनाभ क्या होता है, जैसे मान लो एक बॉक्स आ गया ऐसे, जो आप इस तरह से बचपन से ड्रॉ भी करते आ रहे होंगे। इस तरह से आप जो भी बॉक्स देख रहे हो वो किस शेप में है? घनाभ की शेप में है। ठीक है, जो आपका फोन है वो भी क्या है? एक घनाभ है। तो घनाभ क्या है? एक ऐसी 3D बंद आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। अब हमें पहले फलक समझना है, फलक क्या होता है, सारी चीजें हम समझेंगे। यहाँ आपके सामने एक बॉक्स की शेप में, अभी इसे बॉक्स मान के चलो, ठीक है। इसमें फलक क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। तो ये जो फेसेस होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में फेस कहेंगे, ये क्या हो गए? फलक हो गए। रुको मैं आपको 1 मिनट। अच्छा ये बताओ मेरी वीडियो सबको नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। नो मैम। अब नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फोन की आपको 6 साइड नजर आएंगी, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को हम क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? फेसेस कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? फिर उसके बाद आपके पास एक एक चीज ये सबने नोट कर ली, फलक क्या होता है? ये जो बिल्कुल आयताकार, ये जो रेक्टेंगुलर ये चीजें हैं, रेक्टेंगल बन रहा है ना, आयत बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस घनाभ का फलक कहेंगे, फेस कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 6 हुए, है ना? 6 हुए। अब देखो आप, इसके शीर्ष सबको पता है ना क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं, ये बात सबको पता है। वर्टेक्स कहते हैं, है ना? अब आपने क्या देखना है, देखो यहाँ पे गिनो, आप सभी के पास अभी फोन है, तो गिनो के कितने शीर्ष हैं? 1 चार। 2 3 4, 4 हो गए बस। नीचे वाली भुजाएं भी तो मिल रही हैं। 5 6 7 आठ। 8, कितने हुए? आठ। 8, 8 हुए, है ना? और फिर उसके बाद हमने क्या करना है? शीर्ष समझ में आ गया, वर्टेक्स समझ में आ गया। अब उसके बाद एक चीज और बचती है, किनारे। इसके किनारे कितने हैं? अब ये जो ये लाइन है, ये जो रेखाखंड है, चलो ये चीज मैं आपको उसी से समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से वहीं से समझ में आएगा। 1 मिनट मुझे बताना, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है मैडम। आ गई ना? नो अब मैम। देखो फलक तो सबको समझ में आ गया ना। मैं एक बार यहाँ पर भी बता देती हूँ। जैसे मैंने जो ये रेड कलर से किया, ये एक फलक हो गया। अलग अलग कलर से करके दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर से किया, ये अलग फेस हो गया, है ना? ग्रीन कलर से करती हूँ, ये अलग फेस हो गया। और बाकी 3 कहाँ आएंगे? एक तो नीचे की साइड आ जाएगा। मैं आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। मैम आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अभी यस तो आप मैम। लोगों ने बोला कि नजर आ रही थी। मैम आपकी नहीं आ स्क्रीन रही। आपकी आई है आगे अवंती की वो रुको 1 सारी। मिनट, रुको रुको रुको, दोबारा से दिखाते हैं, दोबारा से प्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट रुको, क्या हो गया?
मैम आ गई अब आ रही? नजर। मैम आ गई नजर। यस मैम। तो फलक समझ में आ गया? आ गई मैम। ठीक है। अब फलक के बाद क्या आता है, जो दो फलक को आपस में रेखाखंड मिलाते हैं, जो तो उन्हें क्या कहते हैं, हम किनारा कहते हैं। दो फलक क्या होता है, आपस में एक रेखाखंड से मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, रुको कोई और ही कलर यूज करती हूँ। ये जो रेखाखंड है, 1 2 3 4 5 6 मैम 7 12 है। 9 10 11 12, टोटल कितने वो हो गए हमारे पास, कितने किनारे 12। के? 12 किनारे हो गए। अब बात करते हैं वर्टेक्स की, यानी शीर्ष की। शीर्ष हमने गिन ही लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8, है ना? तो हमारे पास फलक कितने थे टोटल? 6 6 फेसेस थे, यानी कि 6 आयत हैं। एक घनाभ में कितने आयत बन रहे हैं टोटल? 6 आयत बन रहे हैं, है ना? शीर्ष कितने हो गए? 8 शीर्ष हो गए। और किनारे कितने हो गए इसके? 12 12 है। 12 किनारे हो गए, है ना? तो फिर अब एक क्वेश्चन करोगे? यस मैम। चलो 8। अनम्यूट करके नहीं बताना है कुछ भी किसी ने। सभी बच्चे आंसर करो। यस, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सोनू के नाम से कौन है? देखो उसने डायग्राम पे ऐसे पॉइंट भी करके लिखा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे। तो एक घन आपके कितने शीर्ष होते हैं? तो यहाँ पर हमें पता है ये है शीर्ष। हमने अभी अभी गिना भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है ना? अगला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। ये भी हमने वैसे तो डिस्कस ही कर लिया था, पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे सब। दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखती हूँ कितने बच्चों को याद है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन, हाँ फोन में भी आपकी ग्रीन कलर से ही नजर आ रही है, चाहे तो जूम करके भी देख सकते हो। वेरी गुड। कौन है? लोकेश। यस लोकेश, बिल्कुल करेक्ट बेटा। नोटबुक अब बंद कर लो अपनी। वेरी गुड। ग्रीन कलर। जिन बच्चों को अगर क्लियर ग्रीन कलर नहीं नजर आ रहा है, रुको मैं और थोड़ी सी मोटी बाउंड्री कर देती हूँ, इसकी बात हो रही है। वेरी गुड। तो ये तो बहुत ही आसान था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है, किनारे, है ना? सभी को पता है ना किनारे होंगे ये। यस मैम। चलो अब घनाभ के बारे में समझ आ गया। घनाभ में क्या होता है? घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं। अब इसी की तरह की एक और आकृति होती है, एक और 3D शेप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी होता ये घनाभ की शेप का ही है बिल्कुल, इसमें लेकिन होता क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। देखो जो वो वाला वो करते हैं ना, रूबिक्स क्यूब जो होता है, सबको पता है ना, जो हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा था, वो घन है या घनाभ है? ये बताओ। घन। घन होगा, वो क्यूब होगा। सभी बच्चों को पता है रूबिक्स क्यूब सबने देखा होगा, उसमें हम कलर मैच करते हैं, एक तरफ रेड रेड कलर आता है, एक तरफ व्हाइट आता है, जो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। उसमें क्या होता है? जो लंबाई होती है वही चौड़ाई है, वही ऊंचाई है ना? तो अब इसमें भी काउंट करके आप लोग ही बताओगे
आप लोगों को पता है फलक किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, और किनारा किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लो इससे रिलेटेड। यस मैम। चलो इसका क्वेश्चन Yes, आप ma'am. ही बताओगे। 12। सही 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 क्वेश्चन का आंसर करना है। वो सेक्शन में जाकर ही आंसर देंगे सब। एक घन के कितने किनारे होते हैं, अब आपको किनारे काउंट करने और फिर मैम लिखना पोल है। नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा, अभी आ गया होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कितने किनारे होते हैं? लोकेश दिखाना अपना आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किनारे आपको पता होना चाहिए, किनारे और शीर्ष में फर्क पता होना चाहिए। देखो कंफ्यूज होने वाली तो बात ही नहीं है। शीर्ष क्या होता है, आप हो सकता है किनारे से ऐसे शीर्ष क्या होता है, जहां पर भी दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं वो शीर्ष है। दो या दो से ज्यादा भुजाएं आपस में मिल रही हैं वो शीर्ष है किसी भी चीज का। तो देखो जरा कितने बच्चों ने गलत किया है, आप लोग खुद ही देख लो वो आंसर। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, अनम्यूट करके बता दो। चलो सभी अनम्यूट करके बताओ। 12 सी होगा। सी ये सी होगा। टोटल किनारे, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ इन्हें हम किनारे कहेंगे, और ये टोटल कितने हैं, 12 हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ अभी मैं चार्ट को बंद ही रखती हूँ। 34th का आंसर आप लोग पोल में जाकर दो। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वो क्या कहलाता है, घन कहलाता है, शंकु कहलाता है, गोला कहलाता है, या बेलन कहलाता है। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सब बच्चे आंसर कर करके आओ पोल सेक्शन में। वेरी गुड, बहुत ही मैं आसान हमारे में चीजें पोल कर रहे हैं। सेक्शन नहीं आता। अच्छा आप नोटबुक पे लिख के मुझे बैक कैमरा करके दिखा दो, ओके मैम। जैसे लोकेश दिखा रहा है। वेरी गुड लोकेश। चलो 30 सेकंड का टाइम और मिलेगा बस, फिर उसके बाद होमवर्क डिस्कस करते हैं। केवल 8 बच्चों ने 10 बच्चों ने आंसर किया है इसका अब तक। इतने कम बच्चे हैं क्या क्लास में? 12 चलो वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ एक मिनट दिखाओ आप दोबारा से अपना आंसर बेटा। पिंकू के नाम से कौन है? यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, तो बिल्कुल ठीक करा था सभी ने। उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। हमें पता है घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। चलो फिर आज के लिए यही चीज पढ़ते हैं। होमवर्क क्या करना है आपने, थोड़ा सा ज्यादा दे रही हूँ लेकिन इनमें एक एक ही क्वेश्चन है, नोट कर लो सब बच्चे। 9.1 करनी है जिसमें पेज नंबर 124 पर है, जिसमें कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है, सर्वांगसम आकृतियों को लेकर है, वो भी बहुत आसान है। 1.1 2.2 2.1 2.2 इसमें कुछ नहीं है, किनारे फलक शीर्ष इन चीजों पे क्वेश्चन है। आपको 5 मिनट ही लगेंगे होमवर्क करने में। तो सभी बच्चे करके आना होमवर्क, और किसी को समझ नहीं